इस्लामिक बैंकिंग और फिनांस के माहिर होने के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। 2002 के गुजरात के फिरकावाराना फसादात के बाद सरेशवाला ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौजूदा वजीर आजम और उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। लेकिन 2003 में लंदन दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी और सरेशवाला की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने दोनों की नाइत्तेफाकियों को कुर्बत में तब्दील कर दिया और इसके बाद सरेशवाला वजीर आजम के काफी करीब हो गए। संगम में सरेशवाला से जानेंगे कि आखिर कैसे होगी मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की। तो संगम में सरेशवाला जी से हम जानेंगे कि आखिर कैसे होगी मुसलमानों की तालीमी और मुआशी तरक्की। इसके लिए मैं रस्मी तौर पर सरेशवाला जी को स्टेज पर मदऊ करूंगा। सरेशवाला जी, आप स्टेज पर आएं और इनके इस्तकबाल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर हमारे नेशनल सेल्स हेड दाइबा प्रदीप रॉय जी। दाइबा जी, आप स्टेज पर आएं और सरेशवाला जी का इस्तकबाल करें। जी बहुत शुक्रिया दाइबा जी। और इस सेशन में गुफ्तगू करेंगी मेरी साथी बुशरा खानम सरेशवाला जी से। बहुत बहुत इस्तकबाल है ज़फ़र साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया और यहाँ पर आप आए। और चूँकि हमारा आखिरी सेशन है तो बेसब्री से तमाम लोग जो हैं आपको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब ज़फ़र साहब को लोगों ने जानना शुरू किया, नेशनल लेवल पर जब लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया, तो बातें ये सामने आई कि आप दरअसल उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर और अब के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आप बेहद करीबी हैं, आपकी उनसे दोस्ती है। मुझे बताइए कि 2003 से लेकर अब तक तकरीबन 15 साल का वक्त गुजर गया है। क्या आपको लगता है कि वो दोस्ती और जो ब्रिज आपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के और मुसलमानों के बीच बनाने की जो आपने बात कही थी, क्या वाकई में आप वो ब्रिज बना पाए? वो दोस्ती क्या वाकई में कामयाब रही? वो जो तनकीद आपने मुसलमानों की झेली, क्या वाकई में वो आपके लिए वर्थ रही? देखिए, ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की नहीं है। जो हमेशा मैं कहा करता हूँ, इसलिए कि मेरा वैसे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट में आ गया जी। इस दुनिया में। वो मोदी साहब के ख़िलाफ़ हमने जो किया था और उसके बाद मुलाकात हुई और उस वक्त के गुजरात के जो हालात थे, अगर आप लोग अगर आपकी निगाह में हो, जो 2002 के जो फसाद हुए थे उसके बाद एक अजीब वैक्यूम था जी। यानी गुजरात में राइट्स होते थे हमेशा, यानी हम तो बड़े ही हुए राइट्स देखते हुए, और आप खुद उसके विक्टिम भी रहे हैं। राइट, लेकिन ये पहला राइट था जो बीजेपी की हुकूमत में हुआ था। जी। पहले जो राइट होते थे तो राइट हो गया, कर्फ्यू ख़त्म हो गया, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा आ जाते थे। यहाँ ये हुआ कि चूँकि और इसलिए कि कांग्रेस की हुकूमत थी तो कोई ना कोई मुसलमान एमएलए होता था, एमपी होता था, या कोई किसी ओहदे पर मुसलमान होते थे जी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शुरुआत हो जाती थी। ये जो चूँकि फसाद बीजेपी की हुकूमत में हुए तो ना बीजेपी में कोई मुसलमान एमपी था, ना कोई एमएलए था, ना कोई मिनिस्टर था, कहीं दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं था। अब फसाद तो ख़त्म हो गए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई शुरू। अब ये हुकूमत, ये तो आप आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते, इसलिए कि आप अगर हम रह रहे हैं और फिर गुजरात में कोई 2-4 लाख मुसलमान तो है ही नहीं जी। तब भी 50-55 लाख मुसलमान थे। अब उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, भाई हुकूमत से बातचीत रोज़ करनी है आपको, हर मसले में स्कूलें चलाते हैं मुसलमान, हॉस्पिटलें हैं, उनकी सैकड़ों चीज़ें। जी। तो
मेरा क्या यही सवाल है आपसे कि आपने जो एक ब्रिज बनने की जो आपने बात कही, आपने कहा कि आप दरअसल कोई तो हो जो हुकूमत से बात करेगा। अगर कोई वज़ीर आज़म है अब नरेंद्र मोदी, तब चीफ मिनिस्टर थे, तो आपका ये कहना था कि मैं एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है, क्या वाकई में वो ब्रिज आप बन पाए? क्या वाकई में मुसलमानों की तनकीद का सामना करने के बावजूद भी वो तमाम चीज़ें आप कर पाए जिसके लिए आपने ये शुरुआत की थी 2003 में? हाँ, देखिए, तनकीद तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं थी, इसलिए कि इस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा, अम्बियाओं को नहीं छोड़ा, सर सैयद को नहीं छोड़ा, मौलाना आज़ाद को नहीं छोड़ा, तो मैं कौन सी खेत का मूली हूँ? जी। तो वो तो कोई मायने ही नहीं थी, लेकिन मैं ये समझता था कि ये सही रास्ता है, इसलिए मैंने किया। और बिल्कुल उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, इसलिए कि मुसलमानों के मसलों को पहले लेके जाते थे हम मोदी साहब के पास, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल 2003 से लेकर 14 तक जी। सैकड़ों मसले। और मैं ये मानता हूँ, मैं उससे आगे की बात करता हूँ कि हो सकता है कि आपके मसले हल हों या ना हो, सपोज, लेकिन कम से कम हुकूमत के सामने अपनी बात तो जाए, कोई तो हो जो बात को रखे। लेकिन और ये ज़फ़र सिर्फ साहब, जी। ये सिर्फ एक मिनट मैं जी, और आगे जी। कहूंगा कि ये सिर्फ गुजरात की या मोदी की या कोई प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, ये मुल्क की और आने वाली हमारी जो मुस्तकबिल की भी बात है, इसलिए कि हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, 29 स्टेट हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर होंगे, आज मोदी साहब हैं, कल कोई और होगा। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों की सिविल सोसाइटी में एक तबका ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात को हुकूमत के सामने हर वक्त रखता हो। जी, ये है असल जी। बात। लेकिन लोग भी ये जानना चाहते हैं, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ आपसे, कि 2002 में आप ही वो शख्स थे जिन्होंने उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया। 2003 में अचानक आपकी उनसे मुलाकात हुई और वो दूरियां जो हैं नज़दीकियों में बदल गईं। आखिर उस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आपसे ऐसा क्या कहा था कि आप जिस शख्स ने केस किया उसी शख्स के साथ उन्हीं नरेंद्र मोदी की दोस्ती हो गई? देखिए, वो मुलाकात कोई 10, 15, 20 मिनट की नहीं थी, जी। 2.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात थी। और हमने सारे मसले लिए मोदी साहब के सामने उस वक्त, जो जो गुजरात के जो मसले थे। तो मेरा जो इमीडिएट रिएक्शन था कि भाई ये आदमी बात सुनने के लिए तैयार है, इस शख्स को सदमा है, और कहता है ठीक है आइंदा बताओ क्या है। तो यूं लगा कि जब बात करने के लिए तैयार है, हमारे मसलों को कहता है। अच्छा, एक बात उन्होंने ये भी कही कि भाई देखो, इलेक्शन में आप मुझे वोट दो या ना दो, बोले हुकूमतें जो आती हैं वो 30-35% पे आती हैं हुकूमतें। गुजरात में मैं जो चीफ मिनिस्टर बना हूं, मुझे 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो मैं चीफ मिनिस्टर आपका भी हूं। ये मैंने उनको पूछा था उस वक्त, पहला सवाल मेरा था, इसलिए कि मोदी साहब उस वक्त 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे कि भाई आपको अगर याद हो 5 करोड़ गुजराती की अस्मिता की बात करते थे। तो मैंने कहा कि सर ये 5 करोड़ में क्या हम 50 लाख हैं या हम सेकंड क्लास हैं? तो कहा नहीं, बिल्कुल हो। और उस पर उन्होंने लंबी बात की। तो मुझे तब ये लगा कि भाई ये शख्स से हम बातचीत कर सकते हैं, जी। यानी बिल्कुल फोर्थ कमिंग है, जी, बात इन सुनने 4 के लिए सालों तैयार है। में, इन 4 सालों में, मोदी हुकूमत के इन 4 सालों में क्या कुछ बदला है? क्या जो आप सोचते थे नरेंद्र मोदी के लिए और जो अभी फ़िलहाल मुसलमानों के हालात हैं, हर तरह से देखें, तालीमी आप देखें, माशी आप देखें, मॉब लिंचिंग की जा रही है, और सबसे बड़ा मसला जो मुसलमानों के लिए अभी फ़िलहाल बना हुआ है वो है उनके तहफ़्फ़ुज़ का, क्योंकि तमाम चीज़ें बाद में हो जाती हैं। अगर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है तो वो ना पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना कारोबार कर पाएगा। तो इन 4 सालों में मुझे बताइए कि क्या जो आप सोचते थे वज़ीर आज़म के लिए, क्या अभी भी आपकी सोच वही है? नहीं है, देखिए बिल्कुल, इसलिए कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमको ये करना ही है ना। इस डायलॉग, अपनी बात को कहना, उन तक पहुंचाना, ये हमेशा का है। ये नहीं कि अच्छा हो या बुरा हो, ये हमको करना पड़ेगा। मैं ये 4 साल को इस तरह से देखता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहता है कि 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है। अब जैसे मसलन मुझे एक चीज जैसे मिली थी। लोग ये जानना चाहेंगे मैं क्या बता रहा हुआ हूँ। है? नहीं, जी। बता रहा हूँ। देखिए, मेरा ये देखना है, क्योंकि पहली बार मुझे बहुत करीब से हुकूमत को देखने का मौका मिला। ये पहली बार, ये जब हुकूमत आई, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें उनके मिनिस्टर्स आए हमारे प्रोग्राम में, और मोदी साहब के सामने अब भी हम अपनी बातों को रखते रहे, अब भी रख रहे हैं। मैंने एक बात देखी कि हुकूमत ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है। हुकूमत जो होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पावर में पहुंचने तक के लिए,
और मैं हमेशा लोगों को कहा करता हूँ, मुसलमानों को ख़ास तौर से, कि देखिए हम जो है अंधी तकलीद भी ना करें और अंधी दुश्मनी भी ना करें। इसलिए कि हमारा एक मसला ये है कि हम दोनों एक्सट्रीम में हैं। जी। एक के साथ इतनी मोहब्बत है कि सारे कपड़े उतार देते हैं, और एक से इतनी नफरत है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमको एक दरमियाना रवि की ज़रूरत है, यानी मिडिल पाथ। जी, मैं जी। जो मुझे कहना है, तो गवर्नमेंट जो होती है, ये समझो कि भाई मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वो ना हिंदुओं से दुश्मनी के बिजनेस में है, ना मुसलमानों से मोहब्बत के बिजनेस में है। ना वो मुसलमानों से दुश्मनी के बिजनेस में है, ना हिंदुओं से मोहब्बत के बिजनेस में है। पॉलिटिकल पार्टी पावर के बिजनेस में है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कोई ना हिंदू से मोहब्बत ये है ही नहीं। हुकूमत जब आती है तो वो सबके लिए होती है। जी। तो मेरा ये है, 4 साल के अंदर जी। आपने जो पूछा, अच्छा या बुरा, बराबर सराबर इतना ही हुआ है मुसलमानों के साथ जितना औरों के साथ हुआ है। इसलिए कि मैं एक सेकंड के लिए ये नहीं समझता, अगर आप ये कहते हैं यूथ, तो भाई प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों का यूथ भी इतना ही है। जी। अगर आप मिडिल क्लास कहते हैं तो मिडिल क्लास में भी प्रोपोर्शनेटली मुसलमान है। लेकिन अगर मुसलमानों का हमारे सवाल ये पास, भी एक है। मिनट, मेरी जी। बात, हमारे पास अंबानी या अडानी नहीं होंगे, लेकिन मुसलमान बिजनेसमैन भी इतना है। तो जितना अच्छा या बुरा हिंदू का हुआ है, इतना ही मुसलमानों का हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू का बहुत अच्छा हुआ होगा और जी। मुसलमानों का बहुत खराब हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इन 4 सालों में सबका साथ सबके विकास के साथ मोदी हुकूमत आई थी? लग ऐसा रहा था कि जो 2002 में हुआ उसको भूलकर अब उन्हें वज़ीर आज़म के तौर पर हमने उन्हें एक्सेप्ट किया है, और जाहिर सी बात है वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट भी करना है। एक यकीन ये हुआ था शायद लोगों को कि डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और अगर डेवलपमेंट हिंदुस्तान का होगा तो उसमें रहने वाले मुसलमानों का भी होगा। लेकिन जिस तरह से उनको ये फील कराया जा रहा है लगातार अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीक़े से कि मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे भी नहीं हैं, ये भी कहा जा रहा है। हर छोटी छोटी बात पे ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, अगर आपको इससे तकलीफ़ है तो आप यहाँ चले जाइए। आप ये बताइए कि जिस मुसलमान ने उस वक्त 1947 में वो इस्लामिस्ट पाकिस्तान न चुनकर सेकुलर हिंदुस्तान चुना था, क्या वाकई में उसको इस तरह के ताने सुनने चाहिए? क्या अभी भी आप 70 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ बैठे भी तमाम मुसलमान या जो हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं, क्या उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं? देखिए, पहली बात तो मैं मोदी साहब ने जो पार्लियामेंट में कहा था और उन्होंने कई जगहों पर कहा है, वो दोहराता हूँ। मोदी साहब ने ये साफ कहा था कि किसी को किसी की नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मानने का कोई हक नहीं है, न किसी को देने की ज़रूरत है। ये तो मोदी साहब ने खुद कहा था। देखिए, रही बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सियासी पार्टियों में भी, इसलिए मैंने कहा ना, मेरा पहली मर्तबा ये इत्तेफाक हुआ है करीब जाने का। देखिए, ये जो लोअर लेवल के जो बीजेपी के लोग हैं, उनको आप ध्यान ही मत दीजिए, उनकी कोई हैसियत उनकी पार्टी में भी नहीं है। नफरत तो फैलाना चाहिए, ये अक्ल हमारे अंदर आनी चाहिए जी। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह या उनके जो फर्स्ट रैंकिंग के जो लोग हैं वो नहीं बोलते, बाकी ये जो छोटे मोटे जो लोग हैं, एक हैं बिहार के, उनको तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बोलता हूँ पाकिस्तान का। लेकिन इन तमाम लोगों को कंट्रोल करने का जिम्मा तो हुकूमत का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो चाहे करें कि ना करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी की मैं बात करता हूँ कि हमको इनके इश्तियाल में आने की जरूरत नहीं है। वो बार बार आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह से, कभी जिना के नाम से छेड़ेंगे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम से छेड़ेंगे, बहुत सारी चीजों में छेड़ेंगे। हमें छिड़ना नहीं है, हमें अपने उसमें फोकस रहना है। तो ये है, तो इसलिए जब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह या जो इनके अरुण जेटली जैसे जो लोग हैं, वो जब तक के नहीं बोले ये जो छोटे मोटे जो लोग हैं इनको हमें ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, हम इनको अहमियत देते हैं तो ये चमकते हैं। वो चाहते ही हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसी बकवास करें और आप उसको अहमियत दो। आप उस दिन बंद कर दो देखना इनको, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे मुल्क का माहौल तो बिगड़ रहा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि 15 साल आपकी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दोस्ती को हो गए हैं। मुझे बताइए कि इन सालों में क्या, इन 4 सालों में ख़ास तौर पर क्या कोई खटास इस दोस्ती में पड़ी है? क्या आपकी नाराज़गी है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से? देखिए, इसलिए कि मेरा उनसे जो ताल्लुक़ है वो ज़ाती है, मेरा सियासी ताल्लुक़ ही नहीं है उनसे। कि मैं, आप सोचिए कि 11 साल में रहा गुजरात में उनके साथ, तो वहाँ मैंने कोई सियासी पोजीशन नहीं ली।
जब यहाँ आए तब भी मैंने नहीं ली, बल्कि मुझे जब चांसलर बनाया तो मेरे गले पे हाथ डाल के कहा कि भाई मैं तुमको इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम चेंज करोगे। लेकिन मैं, टू बी फेयर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक मिसाल में देता हूँ आपको कि वो उस पर पूरे हुए या नहीं हुए। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जब मुझे चांसलर बनाया गया तो मुझे नहीं मालूम था कि ये है क्या जी। मैं भी यही समझता था कि इस मुल्क में मौलाना आज़ाद के नाम पे सैकड़ों चीज़ें, उसमें होगी ये भी है। जब मैं वहाँ गया पहली मर्तबा, और हाँ, जब मुझे भेजा तो मैंने कहा कि सर, उन्होंने यूँ कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर चेंज लाओगे, बदलाव लाओगे। तो मैंने कहा कि वो तो तभी हो सकता है कि मेरा आपसे बराह रास्त राब्ता रहेगा, मैं HRD मिनिस्टर से बात नहीं करूँगा। तो कहा बिल्कुल। मैं वहाँ गया, मैं हैरान हो गया कि ये यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मुझे एक काम करने का मौका मिला। यानी आपको मैं वही बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी मोदी ने तो नहीं बनाई थी जी। 20 साल से थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों को च्युइंगम कैसी दी जाती है इस मुल्क में। लेकिन आपने मेरे नहीं, सवाल का सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं दिया। हाँ, मैं बात का ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं बात का जवाब नहीं, दे आप रहा हूँ। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि च्युइंगम कैसी दी जाती है हमको। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ नहीं है, जी। ये जामिया मिलिया नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या आप मान सकते हैं कि मौलाना आज़ाद का BA और MA का कोर्स रिकग्नाइज नहीं था? क्या आप मान सकते हैं मौलाना आज़ाद अकेली यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में कि जिसकी पॉलिटेक्निक और ITI भी है? दरभंगा की पॉलिटेक्निक और मैंगलोर की पॉलिटेक्निक AICTE से अप्रूव्ड नहीं थी। यानी आप सोचिए कि एक मुसलमान बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक में जाता है, 3 साल के बाद जब बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि इज नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो वो नहीं थी। वहां पर कोई नज्म नहीं था रिक्रूटमेंट का। वो बच्चे जो MBA में पढ़ते थे उनको ये नहीं मालूम था कि एग्जिम बैंक क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिलायंस क्या है। मतलब मैं गया, तो मैंने तय किया कि मुझे अल्लाह ने यहाँ भेजा है और मैं करूंगा। तो चांसलर साल में 1 मरतबा जाता है, मैं मेरे 3 साल के टेन्योर में 26 मरतबा गया। उनके 11 कैंपस हैं, हर कैंपस में गया मैं। उनके डिस्टेंस लर्निंग के सेंटर हैं, और धीमे धीमे हमने काम शुरू किया, ऑफ कोर्स सरकार की मदद से जी। जब मैंने छोड़ा, जब मैं गया था वहां तो 50% सीटें खाली रहती थी, और इस साल 7 टाइम्स एप्लीकेशन थी। 5 साल से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसका कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन नहीं हो 5 साल तक? मैं शाहरुख खान को लेकर गया और शाहरुख खान को हमने ऑनररी डॉक्टरेट दी, और ये तो 235 करोड़ रुपए यह सरकार ने दिए जी। और जब पैसे आए तो पता चला कि उसमें से 110 करोड़ रुपए 2012 में ड्यू थे। तो ऐसे सैकड़ों चीजें, जैसे आपने कहा कि मुसलमानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए इनकी 4-5 चीजें जो बहुत नुमाया हैं इस सरकार की। जैसे जनधन, मेरा ताल्लुक फाइनेंशियल वर्ल्ड से है। मुझे मालूम है कि 2007-8 में हम लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। किसी गरीब आदमी का बैंक अकाउंट खोलना नामुमकिन था, आप खोल ही नहीं सकते थे, चिकन एंड एग स्टोरी थी। इन्होंने 32 करोड़ अकाउंट खोले। क्या प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों के अकाउंट नहीं खोले? बिल्कुल खोले। दूसरा, मुझे एक मिसाल बताइए कि ये जो बैंक अकाउंट खुले, आपको पता है कि इंश्योरेंस गरीब आदमी सोच सकता है कि इंश्योरेंस हो सकता है? गरीब आदमी डेबिट कार्ड सोच सकता है? हर मुसलमान जिसका जन धन में अकाउंट खुला, क्या उसको वो इंश्योरेंस मिला या नहीं मिला? क्या उसको डेबिट कार्ड मिला या नहीं मिला? अच्छा, ये लोग डायरेक्ट क्रेडिट करते हैं जो गैस की सब्सिडी, क्या प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों के घरों में उनके अकाउंट में नहीं आ रही? तो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ मोरलेस फिर भी जा रहा है। जी जफर साहब, मुसलमानों की 43% आबादी जो है अभी भी अनपढ़ है। सिर्फ 2.76% ही ग्रेजुएट हैं, और डिप्लोमा करने में भी मुसलमान काफ़ी फिसड्डी हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। सबसे कम पढ़ी लिखी मुस्लिम ख़वातीन हैं। समाजी, माशी, सियासी तौर पर मुसलमान बेहद पिछड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए आप कि आपने कहा कि आपने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में बहुत नुमायाँ काम किया जो बहुत सालों से नहीं हुआ, और आपने ऐसा काम किया कि इससे पहले किसी चांसलर ने नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में आने के बाद, BJP हुकूमत में आने के बाद, अगर तमाम मुल्क के लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इन 4 सालों में मुझे बताइए कि ये जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए हैं, इनमें क्या बदलाव आया है? देखिए, मैं जब से मुसलमानों में ज़मीनी पर जब से मैंने काम शुरू किया 15-20 साल से, और ख़ास तौर से गुजरात,
यानी गुजरात को 2002 जो है, हम उसको यूं कहते हैं बिफोर 2002 एंड आफ्टर 2002। और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये 4 साल का मसला नहीं है। हमने ये देखा 2002 के बाद कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ स्कूलें बनाएंगे। और गुजरात में, और ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, ये 2, 4, 5 साल का काम नहीं है। ये आज अगर आप कोई इकदाम करेंगे तो 15 या 20 साल के बाद उसके नताइज देखेंगे। तो मैं तो एक बात कहा करता था जो लोगों को बहुत बुरी लगी थी तब, मैं कहता था कि मुसलमानों को कि तुम बन जाओ रात का सन्नाटा जो धीरे धीरे फैलता है, सारी दुनिया पे छा जाता है। उसके लिए आप जो है अभी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से पीछे आ जाओ, इसलिए कि जो हुकूमतें आएंगी, चाहे जो भी आ जाए, वो तुमको 2-4 चीज़ें देंगी। वो तुमको वक्फ बोर्ड देगी, हज कमेटी देगी और मुर्दों का कब्रिस्तान संभालने के लिए देगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला जी। इसलिए अब आप जो है रिवर्स गियर में आ जाओ और कौम को तैयार करो तालीम की बुनियाद पर, बस। और मैं इसको यूं समझता हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। हम तालीम याफ्ता हो जाएं। और उसके लिए मैं तो ये कहता था उस वक्त गुजरात में कि चाहे अगर तुमको भूखा रहना पड़ता हो, अगर रोज गोश्त खाते हो, हफ्ते में 1 दिन खाओ। अगर 3 टाइम खाते हो, 1 टाइम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और हमने एक जिहाद शुरू किया उसका। 2002 तक अहमदाबाद शहर में सिर्फ 2 मुसलमानों की स्कूलें थी, सिर्फ। जो एक अंजुमन इस्लाम 100 साल से थी और एक रिपब्लिक जो 1947 में बनी थी। उसके बाद कोई मुसलमान ने कोई स्कूल नहीं बनाई थी। आज मुझे खुशी है कि 55 मुसलमान रन स्कूलें हैं। उसमें 2 स्कूलें तो मेरी फैमिली चलाती है। और हमने कैसे शुरू किया मैं आपको बता रहा हूं। जब ये स्कूल मेरे हाथ में आई, एक स्कूल में 1200 बच्चियां पढ़ती थी, एक स्कूल में 1400 बच्चियां पढ़ती थी। और हम अंग्रेजी में जब कहते हैं कि व्हेन यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। अब वो 200 रुपए की फीस में आप क्या टीचर लाओगे? मैंने अपने घर की औरतों को बुलाया, मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने मेरी अहलिया को कहा कि भाई तुम कितना वक्त दोगी? उन्होंने कहा इतना। मेरी बच्ची को, भांजी को, भतीजी को, बहन को, फूफी को, खाला को, ऐसी अपने खानदान की 55 औरतों को जमा किया। कोई MSc मैथमेटिक्स थी, किसी ने फिजिक्स पढ़ी थी, किसी ने इंग्लिश पढ़ी थी। मैंने कहा आप वक्त कितना देंगी? सबने, किसी ने कहा हम 2 घंटे देंगे, किसी ने कहा 5 घंटे। ये 55 औरतों से हमने वापस वो स्कूल शुरू की। आज 15 साल के बाद वो एक नुमाया स्कूल बन गई है। कोई मेरे पास आता है कि साहब मुझे बिल्डिंग चाहिए। मैंने कहा बिल्डिंग छोड़ो ने, तुम्हारा घर है? बोले हाँ। उसमें कितने कमरे हैं? भाई 4 कमरे हैं, ड्राइंग रूम है। मैंने कहा एक काम करो, सुबह में ड्राइंग रूम को क्लासरूम बना। जाहिर सी बात है किसी भी मुआशरे का में बदलाव जो है सिर्फ तालीम से आ सकता है। और उसके लिए मैं कहता हूँ कुरान पाक की आयत है, मौलाना बैठे हुए यहाँ पर, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका मतलब ये होता है हम उस कौम की हालत को नहीं बदलते जिसने अपने बदलने का इरादा न किया हो। ये हमको करना पड़ेगा। हुकूमतें आएंगी चले जाएंगी, आप वहीं रहोगे। आप ये जो कुछ भी करना है हमको करना पड़ेगा। तो तालीम और माशियत, ये 2 चीजें हमारे लिए सबसे तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मदरसों की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि एक हाथ में उनके कुरान हो, दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर हो। लेकिन अभी मदारिस की हम हालत देखें तो बहुत ख़राब है। वहाँ जो असातिज़ा मौजूद हैं उनको वक्त पर सैलरी नहीं मिलती है। लगातार वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देखा जाता है कि दरअसल वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है, नहीं फहराया जा रहा, कैसी तालीम हासिल की जा रही है। क्या आपको वाकई में लगता है कि जिन मदरसों से दरअसल आज़ादी के जो है नारे बुलंद किए गए, जिन्होंने खून पसीना आज़ादी में बहाया, उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन करना क्या ये जायज़ है? देखिए आप छोड़ दीजिए उनको, वो उनका कोई क्लास ही नहीं है कि वो हमसे वफादारी का सबूत लें। इसे छोड़ दीजिए उनको, वो जो भी बोलें उनका कोई क्लास नहीं है कि हमसे वफादारी का वो सवाल पूछें। रही बात हमें क्या करना है, देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम वो भी मैंने शुरू किया। मेरा चूंकि मदारिस से बचपन से ताल्लुक़ रहा है और मैं हमेशा एक बात को समझता था कि जो मदरसे से जो बच्चा निकलता है उसका एक IQ लेवल होता है और जो हाफिज़ कुरान होता है, मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी में कि उसका जो IQ है हमारे ऑर्डिनरी बच्चे से 3 टाइम होता है। बिल्कुल। ये बात चैरिटी बिगिंस एट होम आपने कहा, मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2012 की बात है, मैं मदरसे के बच्चों को लेकर गया मोदी साहब के पास और मैंने कहा सर ये बड़ी एक टिपिकल हमारी समस्या है कि ये बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अब ये 10वीं अपीयर इसलिए नहीं हो सकते कि ये कभी स्कूल में नहीं गए, इसलिए कि आपको पता है कि आप डायरेक्ट SSC या डायरेक्ट 12th देनी हो आपको
तो कम से कम 7वीं जमात आप पास होने चाहिए। लेकिन ये बच्चे वो थे कि जो कभी किसी स्कूल में ही नहीं गए थे। तो मोदी साहब ने ये कहा, वो उनकी एक खूबी है, वो जो डिसीजन लेने की वो किसी को पूछते नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि वो बच्चों को पूछा कि तुम दे सकते हो इम्तिहान, तो कहा हम दे सकते हैं। तो मोदी ने कहा मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपको इजाजत देता हूं बगैर 7वीं के। 2012 थी, वो बच्चे 20 बच्चे थे, 21, उन्होंने 12th की एग्जाम दी, सारे पास हो गए, एवरेज 68% लेके आए। उसके बाद 12th की, अभी पिछले हफ्ते उसमें से 4 इंजीनियर बन गए। मौलाना और इंजीनियर, मौलाना और फार्मासिस्ट, मौलाना और इकोनॉमिस्ट। तो और वही चीज जब मैं चांसलर बना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने हुकूमत से कहा कि देखो आप जो कह रहे हो उर्दू, तो भाई उर्दू तो सिमट कर सिर्फ मदरसों में रह गई अब। इसलिए कि मुझे बड़ी हैरानी हुई मुफ्ती साहब कि मैं यूपी में गया तो मैं शर्त लगाता था यूपी में, और लोगों को बड़ा एतराज़ था मेरे से, इसलिए कि मेरे से सवाल पूछा कि एक गुजराती को चांसलर बना दिया जो उर्दू से ना बलद है। मैंने कहा भाई मेरा सांस अंदर और नीचे, ऊपर और नीचे उर्दू में जाता है, मैं उर्दू पढ़ना लिखना जानता हूँ, हमें तो गुजरात में वो सिखाया गया। मैं यूपी में जब जाता था तो मैं बच्चों को बुला के पूछता था, पढ़ना 10 में से 3 जानते थे और लिखना 20 में से भी 1 नहीं। तो उर्दू जो है सिमट के रह गई है मदरसों में। तो मैंने ये हमारी हुकूमत से बात की कि देखिए ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं 11 साल, तो मैंने कहा ये फ़र्क ये है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है और मैंने संस्कृत पढ़ी है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जिसने संस्कृत पढ़ी है वो अनएडुकेटेड है। तो इन्होंने जो पढ़ा है, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, जो भी, तो एक तालीम हासिल की है। अगर आप इनको मौका दें तो हमने मौलाना आज़ाद में 2015 में ये शुरू किया कि हमने 250 मदरसे सिलेक्ट किए कि ये मदरसे का जो बच्चा आएगा हम उसको डायरेक्ट मौलाना आज़ाद में एडमिशन देंगे, और उसके लिए हमने ब्रिज कोर्स तैयार किया 1 साल का, और वो ब्रिज कोर्स के बाद वो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए, फार्मेसी में जाए। पहले साल सिर्फ 18 बच्चे आए, दूसरे साल 34 आए, और पिछले साल 100 के करीब आए। तो ये कोशिश शुरू है। आपने मदरसे की एक और बात कही, हमने एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया, वर्चुअल क्लासरूम इन मदरसा। यानी हमने ये शुरू किया, 8-9 मदरसे हमने आइडेंटिफाई किए थे कि हम दोपहर के वक्त जो मदरसे का फारिग वक्त होता है उसमें हम बच्चों को 8वीं, 9वीं और 10वीं का मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं। और आप नहीं मानेंगे, एक मदरसा है बनारस में, बच्चियों का मदरसा है जिसमें 2800 बच्चियां पढ़ती हैं। वो मदरसे में हमने 1 घंटा शुरू किया था, बच्चियों की तरफ से आया कि नहीं एक नहीं, हमको 2 घंटे चाहिए। तो अभी बहुत सारे मदरसों में डायरेक्ट ओपन स्कूल के जरिए एसएससी और 12th की एग्जाम देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। ये एक शुरुआत है, मुझे लगता है कि आने वाले मेरा आपसे आखिरी सवाल, 2019 बेहद करीब है, 2019 के लोकसभा इंतखाबात, और आप लंबे वक्त से वज़ीर आज़म के साथ हैं। 2019 में भी क्या आप उनके साथ इसी तरह से रहेंगे? और लगातार जो 15 सालों से आप एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप वो ब्रिज बन पाए? वाकई में मुसलमानों का कोई फ़ायदा हुआ ज़फ़र सरेशवाला का नरेंद्र मोदी के करीब होने से? नहीं हुआ। देखिए ये फ़ायदा ना फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ ये हमारा एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता था, देखिए इसलिए मैंने वो गलत चल गया वो इंटरव्यू में, मैंने असल ये कहा था उसमें कि उसने पूछा कि शायद आपकी बहन थी, वो बड़ा है ना, मैं तो बहुत तिफले मकतब था उनके मुकाबले में, लेकिन उन्होंने जो पूछा तो मैंने कहा भाई मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो कहता था, मैंने कभी भी ये नहीं कहा मेरे साथ मोदी को मिलो, मैं हमेशा ये कहता था भाई जाके मिलो। तो चलो 4-5 साल के बाद उनके इस्तिखारे का जवाब आया उनको। तो जो लोग मोदी को गाली नहीं बल्कि जो मोदी के साथ रहते थे उनको वो गालियां देते थे, अब जाके स्टेज पे माशाल्लाह बैठे थे और सफ़े अव्वल में भी वही लोग थे सारे। तो मेरी तो जीत हुई। उसकी जीत हुई। बिल्कुल उसकी नाराजगी भी है, आपको साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी आपने अपने आखिरी अल्फाज में ये बोल दिया। बिल्कुल नाराजगी नहीं है भाई मेरी, और जी बिल्कुल, और मैं हूँ क्या कि मेरी नाराजगी या राजी होना किसी को कोई फर्क पड़ता हो। चलिए आपने अपनी बात को रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, कीमती वक्त देने के लिए, यहाँ आने के लिए, अपने कीमती ख्यालात से नवाजने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं गुजारिश करूंगा जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग हमदर्द लैब इंडिया के मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, और साथ ही जी सलाम के इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी जी से कि वो स्टेज पर आएं और ज़फ़र सरेशवाला जी को एक खूबसूरत तोहफा पेश करें।
खुर्शीद सर। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।